देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर एक जो है इंडिविजुअल क्या करता है, अपने कैरियर गोल्स को सेलेक्ट करता है और पाथ डिसाइड करता है, और क्या करता है, मैच करता है अपने कैरियर गोल्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास गिवन है उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग प्रोवाइड करती है क्या, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कि मैन पावर की प्लानिंग कर रहे हैं अब यहाँ पे, जो हमारा रिसोर्स जो काम करने वाला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग क्या है, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है क्या करने के लिए, टू फैसिलिटेट द कैरियर प्लानिंग, कि हमें किस तरीके की कैरियर प्लानिंग करनी है आगे। ठीक है, वो हमें टोटल एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे अब इन्होंने पूछी है तो मैंने आप इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो आगे अपना कैरियर गोल जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे क्या करना है आगे। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, मैन पावर की प्लानिंग की हो रही है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की प्लानिंग हमें करनी है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ज़रूरत है मैन पावर की। ठीक है, कहाँ से होनी है, वो कौन कौन से सोर्सेज से हमें लेके आनी है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और हमें क्या करनी है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने ह्यूमन रिसोर्सेज कितने अवेलेबल करवाने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अंदर, वो प्लानिंग करनी है। ठीक है, अगर हमें एक्सपेंशन करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अगर हम ग्रोथ करने वाले हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी इनोवेशंस यूज़ करने वाले हैं, तो हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो ये पूरी की पूरी हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम एक ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं तो उसको कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। बात समझ आ गई। इंडिविजुअल जब अपने कैरियर गोल्स की प्लानिंग कर रहा है तो उसको कहेंगे हम क्या, कैरियर प्लानिंग। एक मैन पावर की प्लानिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसको कितने रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या है आपकी मैन पावर प्लानिंग। फिर होती है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, सक्सेशन प्लानिंग होती है प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग। अब ये है थोड़ी सी और हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, वो इंडिविजुअल था, वो ह्यूमन रिसोर्स था, ये हमारा थोड़ा सा और एक हाई लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे आ जाएगी सक्सेशन प्लानिंग। क्या सक्सेशन प्लानिंग कहती है, कि इंश्योर करना है हमें कि हमारे क्वालिफाइड क्या हैं, पर्सनस आर अवेलेबल। क्या है, हमारे क्वालिफाइड पर्सनस अवेलेबल हैं या नहीं है। कि क्वालिफाइड पर्सन्स आर अवेलेबल टू एज्यूम द की मैनेजरियल पोजीशन। कि मतलब हमें सक्सेशन प्लानिंग करनी है आगे के लिए, अपनी सक्सेस के लिए प्लानिंग करनी है कि क्या जो हम इंडिविजुअल लेके आ रहे हैं, जो हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं और जो हम रिक्रूट कर रहे हैं, कि क्या वो इतना मतलब एफिशिएंटली हम उसको, उसकी स्किल्स हैं उसके पास इतनी कि भाई उसको अगर हमारे मैनेजरियल पोजीशन वैकेंट हुई आगे फर्दर, तो क्या हम उसके लिए उसकी मतलब उसको उस जगह पे रख सकते हैं, क्या वो काम कर सकता है मैनेजर का भी। तो हम उसकी सक्सेस की भी प्लानिंग करके चलते हैं कि भाई हम ऐसा क्वालिफाइड जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैनेजर की पोस्ट पे भी काम कर सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है कि जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, कि वो की मैनेजरियल पोजीशन को भी जो है वो फिल कर लें जब वेकेंट है, ड्यू टू कोई भी कंडीशन हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है, कोई प्री मेच्योर हो सकता है, कोई रेजिग्नेशन हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकती है, कुछ भी केसेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं। तो हम पहले से ही इसको एक प्लानिंग करके चलते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए तो क्या ये हम जो रिक्रूट कर रहे हैं, ये क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं, ये मैनेजरियल पोस्ट के लिए जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, क्या वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ की भी हम क्या कर रहे हैं, सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, कि भाई हमें वहाँ पर रुक नहीं जाना है, सक्सेस हमें आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है जी, तो ये क्या है, कैरियर प्लानिंग कवर्स ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज, वेयर एज सक्सेशन प्लानिंग इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल एग्जीक्यूटिव। बात समझ आ गई डिफरेंस, कि कैरियर प्लानिंग तो क्या था, सिर्फ ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज, सिर्फ एम्प्लॉयज तक ही सीमित था। ठीक है, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग कहाँ है, एग्जीक्यूटिव हायर लेवल तक भी जो है वो पहुंचता है। तो हम इसको एक जो है वो एक नॉर्मल सी एक इक्वेशन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कि जो सक्सेशन प्लानिंग है वो ग्रेटर है किससे, मैन पावर प्लानिंग से, और मैन पावर प्लानिंग ग्रेटर है किससे, कैरियर गोल्स। ठीक है, कैरियर प्लानिंग से। बात समझ आ गई। तो अगर ये इक्वेशन बनाई जाएगी तो ये इक्वेशन करेक्ट बनेगी कि सक्सेशन प्लानिंग इज ग्रेटर देन मैन पावर एंड मैन पावर इज ग्रेटर देन आपकी कैरियर प्लानिंग। बात समझ आ गई।
फिर हमारी कुछ टर्म्स आती हैं। क्या टर्म आई है हमारी? कैरियर काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग क्या है आप सबको पता है, पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। काउंसलिंग क्या होती है? गाइडिंग एंड एडवाइजिंग द पीपल। कि काउंसलिंग कर रहे हैं ना, हम कहते हैं ना हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उस पीपल को क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं ऑन देयर पॉसिबल कैरियर पाथ, कि उनकी क्या पॉसिबल कैरियर पाथ हो सकती है। जैसे आप हमसे पूछते हैं कि हमें आगे, मैंने बीकॉम एमकॉम कर ली है, फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। हम अपने सीनियर से पूछते हैं कि क्या हमारा आगे का फोकस होना चाहिए, हम कहाँ पे जा सकते हैं, किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कॉमर्स लेके हम क्या क्या किस किस फील्ड में जो है कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो वो क्या है? आपकी एक तरीके की काउंसलिंग है आपके कैरियर की, कि गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं पीपल्स को कि उनकी पॉसिबल कैरियर पाथ क्या हो सकती हैं, एंड दे मस्ट डू टू अचीव द प्रमोशंस, और उनको क्या करना है आगे प्रमोशंस लेने के लिए। या हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलेंगे कि भाई उन जो कैरियर, जो इंडिविजुअल हैं, जो मैन पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उनकी पॉसिबल कैरियर पाथ क्या बनती है और वो कैसे उसको अचीव करेंगे, हम उनको उसको प्रमोशन कैसे उनको मिलेगा आगे, उनको कितने एफर्ट्स लगाने हैं, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। तो वो होती है कैरियर की काउंसलिंग, ठीक है। मेंटोरिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या है आपकी? कैरियर एंकर। कैरियर एंकर होता है, कैरियर प्लेट्यू होता है, कैरियर की डेवलपमेंट होती है। ये 3 थोड़े सा डिफिकल्ट से वर्ड है। क्या है कि इन चीज़ों का मतलब? कहते हैं कैरियर एंकर। एंकर क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, एक शिप होती है, शिप क्या करती है? एंकर डालती है, ठीक है। तो वो वहाँ पर रुकती है, उस चीज़ के लिए, उसको रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए वो होता है एंकर। तो वैसे ही आपको बोला जा रहा है कैरियर एंकर मतलब क्या होता है? द बेसिक ड्राइव्स, मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स जो है दैट गिव द अर्ज टू टेक अप अ सेंट्रल टाइप ऑफ कैरियर, कि आपको एक एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं कि आपको किस तरीके का आपको कैरियर आप चुन सकते हैं अपना आगे। आपने कॉमर्स ली है, ठीक है, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई आप कॉमर्स लेके क्या कर सकते हैं आगे? बीकॉम करिए, ठीक है। नहीं तो हम कहते हैं कि आगे आप बीकॉम कर लो, उसके बाद आप सीए कर लेना, ठीक है। कोई कहता है सीएस कर लेना, कोई कहता है नहीं भाई आप जो है ना वो सिविल सर्विस की तरफ चल भी जा सकते हो। आपको कहेगा नहीं एमकॉम कर लेना, उसके बाद पीएचडी कर लेना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आप ये करोगे। तो हर किसी का क्या होता है, ये बेसिक एलिमेंट होता है। एंकर मतलब कि बेसिक ड्राइव्स जो आपको क्या बता रही है? टू टेक अप अ सेंट्रल टाइप ऑफ कैरियर, कि आप किस तरीके का कैरियर चुन सकते हैं अपने लिए, ठीक है। वो आपको क्या बता रही है? एक माध्यम बता रही है, वो उसके एक एलिमेंट्स हैं कि ये चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कैरियर एंकर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? काउंसलिंग तो था भाई, काउंसलिंग की जाती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं कि भाई आप जो है आप ये आप यहाँ से ऐसे करें, आप वैसे करें, ठीक है। मेंटर वो होता है जो आपको ये चीज़ बताता है, जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है। फिर आपको जो टाइप, जो एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, आप अगर आप इस सीए बनेंगे तो आपकी जो है सैलरी इतनी होगी, आपके आगे ये लगेगा, आप अकाउंटेंट कहलाएंगे, आपको ये जो उसके मतलब बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो चीज़ें जो आपको समझाई जाएंगी, तो वो आपके अंदर आएगा कैरियर एंकर के। बात समझ आ गई? डिफरेंट समझ आ गया? क्या की है? काउंसलिंग करी है तो आपको बताई गई है बातें कि भाई ये करने से ये हो गया, ठीक है। करता कौन है, बताता कौन है? आपका मेंटर, ठीक है। उसके बाद आपको जो उसके बारे में बेसिक एलिमेंट समझाए जा रहे हैं कि आपको जो है अगर आप जो पीएचडी कर लेंगे तो आपके सामने डॉक्टर लग जाएगा, आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा जॉब पे। तो ये सारी जो उससे जुड़ी हुई जो बेसिक एलिमेंट्स जो बताए जा रहे हैं जो, तो वो कहलाएगा आपका कैरियर एंकर, ठीक है। उसके बाद आता है कैरियर प्लेट्यू। कैरियर प्लेट्यू क्या है? इट इज़ अ पोजीशन फ्रॉम विच समवन अनलाइकली टू मूव, कि इसमें जो पर्सन है ना उसकी इच्छा नहीं होती है मूव करने के लिए, लेकिन उसको अनलाइकली मूव करना पड़ता है एक हायर लेवल पोजीशन पे। क्या कह रहा है? इट इज़ अ पोजीशन फ्रॉम विच समवन अनलाइकली टू मूव टू अ हायर लेवल ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक प्लेट्यू, मतलब कहते हैं ना प्लेट्यू होते हैं थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं, तो ऐसे ही हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा लंबा चौड़ा हमें जाना पड़ेगा। हम चाहते नहीं हैं, हम थक जाते हैं कि भाई नहीं हमें नहीं करना है, बस हम जहाँ पे हैं, हम कहते हैं ना हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम बस खुश हैं उसी में, हमें बस उसी में मिल जाए जॉब, हम उससे उतने में ही सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्या, कि हम तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन ये है कि नहीं, उनको जो है आगे
बेशक से वो अनलाइक करते हैं उस जॉब को, लेकिन उनको क्या करा जाता है, आगे की हायर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है क्या, कैरियर प्लेट्यू, कि उनको एक आगे की तरफ उनको बढ़ाया जाता है, चाहे वो बेशक से ना चाह रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो बोला गया है इट इज़ अ पोजीशन फ्रॉम विच, ये वो पोजीशन है जहाँ से एक इंडिविजुअल को अनलाइकली मूव किया जाता है हायर लेवल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, ठीक है। नहीं चाहते हैं, वो अपनी जगह पर खुश हैं, लेकिन फिर भी उनको कि नहीं, हमें तो ऑर्गेनाइजेशन में उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है, एक लेवल पे थोड़ी रखना है उनको, तो उनको जो है हायर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती हैं ताकि उनको आगे सिखाया जाए काम, तो उसको कहा गया क्या, कैरियर। बात समझ आ गई, क्या था दोबारा देख लो। काउंसलिंग क्या थी, उनको उनके कैरियर के बारे में पॉसिबल पाथ बताई जाती है, किस तरीके से उनको प्रमोशन वगैरह दी जाएंगे, लेने हैं उनको, वो चीज़ बताई जाती है। मेंटरिंग, जो बताने वाला है आपका टीचर है, एडवाइज़र है, गाइड है, एग्जीक्यूटर है, सीनियर ऑफिसर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद एंकर, मतलब उसको जो उसकी बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि क्या होने से किस तरीके की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस इसमें मिलेंगे, इसके क्या फीचर्स हैं। उसके बाद कैरियर प्लेट्यू क्या है, ना चाहते हुए उसको एक आगे की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, ठीक है। फिर आती है कैरियर की डेवलपमेंट, ये क्या है, इट इज़ असेंशियल, जो कैरियर प्लान्स जो आपने बताए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, आपकी कैरियर की डेवलपमेंट ज़रूरी है। इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, क्या करने के लिए, टू मीट द कैरियर एस्पिरेशंस एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। क्या कह रहा है, उसकी डेवलपमेंट करनी है अब हमने कैरियर की, भाई उन्होंने ठीक है चुन लिया उस चीज़ को, जो भी मतलब उन्होंने कैरियर जो आपको पाथ थी वो चुन लिया कि भाई मुझे इस तरीके से, इस रास्ते से होते हुए मुझे ये अचीव करना है, भाई मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो पहले मुझे एमकॉम करनी है, उसके बाद मुझे नेट क्वालिफाई करना पड़े, उसके बाद जो है मेरे को जो भी वैकेंसीज निकलेंगी, HPSC निकालेगी, जो भी निकालेंगी, तो मुझे उस तरीके से जो है वहाँ से होते हुए फिर ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। तो उसकी टाइम टू टाइम हमें क्या करनी है, उस कैरियर की डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही हैं साथ में, उस इंडिविजुअल को क्या करने के लिए, मीट करने के लिए उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स और उसकी एस्पिरेशंस, कि भाई ऐसे तो आप पढ़ लिया, ठीक है, नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, वैकेंसीज निकाल नहीं रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही हैं, हम बैठ गए अपने घर पे, हमें तो कुछ अब सोच के और हमने चुपचाप बैठ गए। टाइम टू टाइम मुझे क्या करनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट, आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, अब बस अभी 1 महीने में निकल जाएगी, 2 महीने में निकल जाएगी, तो मुझे क्या कर रही हूँ मैं उसमें, आपकी जो है वो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो वो आप क्या किसके अंदर आएगा, आपके कैरियर की डेवलपमेंट में, कि आपको क्या करनी है कि उस कैरियर एस्पिरेशंस को, मतलब जो आपका बंदा है जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी है और वो क्या बोल रहे हैं उसके पास में क्वालिटीज़ हैं, आपकी एलिमेंट्स हैं, सारी चीज़ें मौजूद है उसके अंदर, ठीक है, और उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए उसके अंदर सारी क्वालिफिकेशंस हैं, तो उसको उसके लिए डेवलप करना है मुझे, ठीक है, उसके लिए मुझे उसको मोटिवेट करना है, उसको वो चीज़ पहुंचानी है, उसको वो चीज़ देनी है, तो वो कहलाएगी किसके अंदर आएगी, आपकी कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। बात समझ आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्या क्या क्लियर हुई, काउंसलिंग क्या थी, गाइड करना उसको, ठीक है, उसके जो भी उसको अचीव करना है अपने वो कैरियर गोल जो उसको अचीव करने हैं उसके लिए हमें उसको गाइड करना है, काउंसलिंग कर दी। उसके बाद फिर मेंटरिंग, जो उसको गाइड कर रहा है, जो टीचर है, एग्जीक्यूटिव है, जो भी है। एंकर, जो उसकी बेसिक एलिमेंट्स, जो उसकी बेसिक जो है उसके अंदर ड्राइव्स जो मौजूद हैं, जो उसकी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें उसको बताई गई हैं। फिर प्लेट्यू, उसको एक हायर वर्क, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, चाहे वो बेशक से उस चीज़ को नहीं चाहता हो। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करनी है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आता है आपका क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हो आपका। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट आप एक बार देख लेना, उसमें यहाँ पे शायद अभी पता नहीं है आगे की नहीं, आई थिंक तो इसमें नहीं है आपका, हाँ जी, इसमें एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो है वो इस स्लाइड में नहीं है एक्चुअली।
हाँ ये रहा, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है, किसके डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, अपने एग्जीक्यूटिव्स की, ठीक है, हाई लेवल पोजीशन की। अब उनकी डेवलपमेंट करनी है हमें। तो क्या है, एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर जो होते हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल असेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल असेट है, क्योंकि इनके बिना तो हमारा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। डिसीजन नहीं होगा तो हमारी प्लानिंग वगैरह जो भी हमें कर रखी है, आगे जो करनी है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो नहीं हो पाएगी। वो नहीं होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट या मैनेजमेंट की डेवलपमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ बाय विच मैनेजमेंट पर्सोनल गेन्स एंड अप्लाई द नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स। कह रहे किसकी डेवलपमेंट करनी है हमें, मैनेजर्स की डेवलपमेंट करनी है। क्यों करनी है उनकी डेवलपमेंट, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा। उनको भी तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशंस आ रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है। उनको भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या जो है हमारे नए रूल्स आए हैं, क्या रेगुलेशंस आई हैं, क्या हमारे लिए जो कंपनी गवर्नमेंट ने क्या जो है इनिशिएटिव्स दिए हैं हमारे लिए, क्या लिए हैं। तो इस तरीके की सारी जो नॉलेज है उनको भी जो है वो होनी चाहिए। उनकी भी स्किल्स को एनहेंस करना है हमें, उनकी भी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, मैनेजर्स को जो भी अप्लाई करनी, मतलब उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एटीट्यूड, इसको भी हमें क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है अफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाए, एकम्प्लिश कर पाए, ठीक है। इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, एजुकेशन, क्योंकि उनको हम बता ही रहे हैं सारी चीज़ें, उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्या इंक्लूड करता है, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एक्वायर नॉट ओनली द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन देयर प्रेजेंट जॉब, लेकिन कैपेबिलिटीज फॉर द फ्यूचर मैनेजरियल टास्क, कि आगे फ्यूचर में भी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या डिफिकल्टी हो सकती है, आपको क्या चीज़ फेस कर सकते हैं आप, किस तरीके के कॉम्पिटिटर्स आपके आ सकते हैं आगे, तो उन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है, क्लियर। फिर उसके बाद आती हैं अपने फीचर्स। फीचर्स क्या हैं हमारे, ये प्लान और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है लर्निंग का, ये ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूस है, लॉन्ग टर्म है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, मैनेजर्स को प्रिपेयर किया जाता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। फिर बात आती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के, कि इम्प्रूव करना है हमें परफॉर्मेंस को, किसकी परफॉर्मेंस को, मैनेजर्स की, और सारे एट ऑल द लेवल, सभी लेवल्स के ऊपर, ठीक है। अब उसके लिए क्या है आपके मेथड्स और टेक्निक्स है डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की, यही सेम चीज़ें वही जो हमने पढ़ी है ना, ये सारी की सारी आ जाती हैं उसी के अंदर, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब वाली है ना, वो सारी की सारी हमारी सारी टेक्निक्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे इसके एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। आज समझ आ गई, ठीक है। एक होता है आर्गोनॉमिक्स, ये वर्ड है सिर्फ, ठीक है। क्या होता है एर्गोनॉमिक्स, डिजाइन द जॉब अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इट्स एबिलिटी, कि किस तरीके का वर्क जो है ये बंदा कर सकता है, उसके अंदर क्या एबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग उस वर्क को डिवाइड किया गया है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, एर्गोनॉमिक्स। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। अब इसका एक, वैसे तो यहाँ पे हम ये सारे के सारे ले सकते हैं ऑन द जॉब ऑफ द जॉब वाले, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना हमारे, ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एग्जीक्यूटिव, ये सारे आ जाते हैं जो हमने ऑन द जॉब ऑफ द जॉब पढ़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमने कहा मान लो हमने रिक्रूट कर लिया उसको, बंदे को, ठीक है, कि हाँ, मतलब हम ये बताते हैं कि कैरियर की आपको किस किस उसमें आप जा सकते हैं, भाई आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल है, या आपके पास नॉलेज है, ये है, तो आप यहाँ तो हमने रिक्रूट कर लिया कि भाई आप आगे जो है वो फर्दर जो है आपका कैरियर इस चीज़ में बन सकता है, आप इस चीज़ में जो है वो वेल क्वालिफाइड हैं, आपके पास नॉलेज है, टाइम टू टाइम आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि ये सारे के सारे जो है ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या टेक्निक्स भी हम इनको बोल देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसको एक छोटा सा चार्ट और होता है इसको अलग से मतलब बताने का, वो एक बार मैं यहाँ पे को ड्रॉ कर देती हूँ आपको, ताकि समझ में आए, क्योंकि कई बार इसमें से भी पूछ लेते हैं कि ये जो है किस उसके अंदर आता है, ठीक है। 2 अप्रोचेज होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए। देखो
लिख देती हूँ। 2 अप्रोचेज होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल के अंदर कैटेगरीज बनती हैं हमारी 5, ठीक है। फॉर्मल के अंदर हमारी 5 to 6 कैटेगरीज बनती हैं। ओ गॉड, 5 to 6 कैटेगरीज बनती है। इसमें पहली आती है डिसीजन मेकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग इंटरपर्सनल, जॉब नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, जर्नल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। तो 2 तरीके के अप्रोचेस, मेथड्स या टेक्निक्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। जो ये सारे आपके ऑन द जॉब ऑफ द जॉब वाले हैं ना, ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम इस कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये है फॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल के अंदर आती हैं आपकी क्या, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ लर्निंग, ठीक है, और सेल्फ डायरेक्टेड डेवलपमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड डेवलपमेंट, ठीक है जी। देखो पहले क्या है हमारा फॉर्मल अप्रोच। फॉर्मल अप्रोच में पहला क्या है, डिसीजनल मेकिंग स्किल्स, दूसरा है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स, तीसरा है जॉब नॉलेज, फिर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, जर्नल नॉलेज और स्पेसिफिक इंडिविजुअल नॉलेज, ठीक है, या नीड। और इनफॉर्मल में आता है सेल्फ असेसमेंट, कि हम खुद से अपने असेस करके अपनी परफॉर्मेंस जो है मतलब अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड डेवलपमेंट हो सकती है और सेल्फ लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल में पहला डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आता है आपका, इन बास्केट एक्सरसाइज आती है, मैनेजमेंट गेम्स आते हैं और केस स्टडी आती है, ठीक है। ये चार्ट मैं आपको ग्रुप में एक बार भेज दूंगी, आप वहाँ से कर लेना इसको, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है तो हम आगे करते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स में आती है हमारी क्या, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडलिंग, ट्रांजैक्शनल और मल्टीपल मैनेजमेंट। ये सारी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में। बस आपको डिवाइड जो है वो ये चार्ट करके बता देगा कौन सा किसके अंडर आ रहा है। क्लियर है। जॉब नॉलेज के अंदर ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, कोचिंग और अंडर स्टडी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के अंदर जॉब रोटेशन आ जाएगा। जर्नल नॉलेज के अंदर स्पेसिफिक कोर्स, स्पेशल मीटिंग, स्पेशल रीडिंग्स आ जाएंगी। और स्पेसिफिक वाले में आपका इंडिविजुअल के अंदर जो आएगा वो आएगा स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, कमेटी असाइनमेंट्स और कॉन्फ्रेंसेज। कोई ऐसा है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, सारे कर रखे हैं ऑन द जॉब ऑफ द जॉब में, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कैसा डिसिप्लिन अप्रोच है ये, इंटीग्रेटेड है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। किस चीज़ का, टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हमें क्या करनी है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करनी है अब, ठीक है। टाइम टू टाइम उनकी डेवलपमेंट करनी है। तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एट द मैक्रो लेवल एंड एट द माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मतलब उनका क्या लेते हैं, इसके अंदर हम उनकी हेल्थ लेते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ लेते हैं, स्किल्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं हम, इसलिए मैक्रो लेवल पे आ रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हेल्थ की, कैपेबिलिटीज़ की, स्किल्स की, एटीट्यूड्स की, पीपल विच आर मोर यूजफुल टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज अ होल। कि हमें डेवलपमेंट जो है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली किस चीज़ की डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारे नेशन एज अ होल की डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि हम वो डेवलप होंगे तो उनके अकॉर्डिंगली वो हमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हम सेटिस्फाई होंगे। हम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर सब कुछ मतलब एज अ होल पूरी सोसाइटी जो है वो काम कर रही है, ठीक है।
माइक्रो लेवल पे क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, अब होल की बात नहीं हो रही है। माइक्रो लेवल पे मैन पावर की प्लानिंग हो रही है, सिर्फ उसकी सिलेक्शन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डेवलपमेंट और उसकी बात, उसी की सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। बात समझ आ गई? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2 लेवल पे हो सकती है, माइक्रो पे भी और मैक्रो पे भी। मैक्रो मतलब पूरी की पूरी उनकी जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, तो सबको लेकर चल रहे हैं, अल्टीमेटली सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। और माइक्रो में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल जो मैन पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेंटरिंग वही है, एक मेंटर जो इंडिविजुअल जो गाइड कर रहा है आपको, वही। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पे, इमोशनल क्वेश्चन। मेनली हम ध्यान रखते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। ठीक है, मेन हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, अपने आईक्यूज के ऊपर, कि भाई इंडिविजुअल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हम लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबका आईक्यू लेवल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, अब नया कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे ध्यान देने लग गया है, आईक्यू के साथ साथ। ठीक है, आईक्यू के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन को भी जो है हम ध्यान में रखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेट दैट अ मैनेजर्स effectiveness in an corporation depends more on his emotional intelligence, which means his ability to manage his emotion in the workplace and calmly deals with the stressful common situations। कहते हैं कि इमोशनल जो क्वेश्चन देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आईक्यू मतलब सिर्फ उसके पास नॉलेज है और वो काम करे जा रहा है, नहीं, उसके साथ साथ उसको इमोशनली भी चीज़ों से डील करना आना चाहिए। भाई आजकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है हर जगह पे, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, हर बंदा जो है वो स्ट्रेस में हो जाता है कुछ एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, उसको डील करना है, उसको चलना है आगे। ठीक है, उसको काम करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस लेनी पड़ेगी। तो उस स्ट्रेस से ओवरकम होना, तो उसको इमोशनली जो है वो इंटेलिजेंस भी चाहिए, उसके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम आजकल क्या है उसके ऊपर भी ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? देखो बोला गया है ना कि इमोशनली मैनेजर के पास जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तो मतलब उसके पास एबिलिटी है टू मैनेज हिज इमोशन इन द वर्क प्लेस एंड किस तरीके से डील करे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कामली, काम होके उस सिचुएशन को जो है वो डील करना है, काम से उसको काम रह के उसको जो है वो अपनी काम को संभालना है, अपने वर्क को करना है। बात समझ आ गई? तो इसलिए इमोशनल क्वेश्चन भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देन आती है हमारी क्या, ह्यूमन कैपिटल। क्या होती है ह्यूमन कैपिटल? वही हमारा जो भी वैल्यू है, हमारी जॉब की रिलेवेंट स्किल्स हैं, आइडियाज़ हैं। ठीक है, क्या एक ह्यूमन के अंदर हम कैपिटल लगा रहे हैं, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आ रहे हैं, तो क्या वैल्यू है हमारी जॉब की, क्या स्किल्स, क्या नॉलेज है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, काउंसलिंग हम पढ़ ही चुके हैं, क्या होती है काउंसलिंग। ठीक है, अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स काउंसलिंग के? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग इज टू अंडरस्टैंड एंड मिनिमाइज द इमोशनल डिफिकल्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के पास क्या मतलब उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी इमोशनल जो डिफिकल्टी है एक एम्प्लॉय की, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्योंकि काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है, हम वही तो पूछ रहे हैं ना, कि भाई उनको चीज़ें हम एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, किस स्टेज पे क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आप, तो वो हमें बताओ। ठीक है, हम आप उसको जो है वो दूर करेंगे। क्लियर होगी बात? ये क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नीड क्या पड़ी हमें काउंसलिंग करने की, क्योंकि स्ट्रेस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, तो उनको ओवरकम करने के लिए हम काउंसलिंग देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक वर्ड रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन क्या होता है? काउंसलिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रीओरिएंटेशन, जिसके अंदर क्या लेते हैं हम, अ चेंज इन द एम्प्लॉयज साइकिक सेल्फ थ्रू चेंज इन द बेसिक गोल्स एंड वैल्यूज। कि ओरिएंटेशन नहीं, हम उसको रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। रीओरिएंटेशन कर रहे हैं मतलब कि काउंसलिंग जो फंक्शन परफॉर्म करता है रीओरिएंटेशन का, वो क्या करता है, एक चेंज लेकर आता है एम्प्लॉय की साइकिक सेल्फ, मतलब उसकी खुद की जो हमारी हम कहते हैं ना साइकोलॉजी है जो उसकी। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो काउंसलिंग करके चेंजेस लेके आ रहे हैं कि भैया अगर उसमें स्ट्रेस है तो उसके स्ट्रेस को हमें दूर करना है। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, तो उसको क्या करना है, हमें रीओरिएंटेशन करनी है उसको, मतलब नई चीज़ें बतानी है उसको। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको उसकी जो दिक्कतें हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उनको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है,
उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो क्या है, इंटरडिपेंडेंट फंक्शन है विद इंडिपेंडेंट सब फंक्शंस। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट फंक्शन है, खुद में क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, लेकिन क्या है, इंडिपेंडेंट सब फंक्शंस के ऊपर जो है वो मतलब डिपेंड कर रहा है। ये क्या क्या बात कह रहा है, कहता है इंडिपेंडेंट फंक्शन है विद इंडिपेंडेंट सब फंक्शन, कि एक खुद से एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। साथ में जो इसके मतलब जो पार्ट्स हैं जो हम जिसमें डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो वो खुद भी अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। कोई आपस में मतलब नहीं कह रहे कि ये इस चीज़ को फोकस करेगा तो इस चीज़ से ये होगा, ठीक है। उसके बाद आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो सब पार्ट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ये हम कह रहे हैं ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। पहले वो डेवलपर्स ट्रेनीज ढूंढने पड़ेंगे, ट्रेनीज किस तरीके की स्किल्स होगी, किस तरीके के होंगे, फिर उनको हमें पहले लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर एक्सपर्ट्स ढूंढने हैं, फिर वो एक्सपर्ट्स जो आएंगे वो कितनी फ़ीस लेंगे, वो कितनी वो लेंगे, फिर हमें वो कहाँ कहाँ से एक्सपर्ट मिलेंगे। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, हमारी डेवलपमेंट जो है वो कंसिस्ट करती है इंडिपेंडेंट सब सिस्टम्स के ऊपर। बात समझ आ गई। फिर हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक सर्विस है और रिएक्टिव फंक्शन है, कि इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं, कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसकी, ठीक है। क्या है हमारा, रिएक्टिव फंक्शन है, इमीडिएटली उसका रिएक्शन हमें पता चल जाता है कि मैनेज कर रहे हैं तो एफिशिएंटली इफेक्टिवनेसली मैनेज कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हमें उसी टाइम पे पता चल जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव फंक्शन है, क्योंकि डेवलपमेंट करी है तो उसका रिजल्ट हमें जो है एक लॉन्ग टर्म के बाद दिखाई देगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इम्प्रूव कर, रिएक्टिव मतलब होता है इमीडिएटली उसका जो है वो असर दिखाई दे जाए, और प्रोएक्टिव मतलब होता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के ऊपर, रिएक्टिव मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर दिख जाएगा उसका, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की, ठीक है। किसकी, पीपल की और एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी को, क्योंकि हम उनको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी मैनेज कर रहे हैं उनको, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन और उसके कल्चर को, ठीक है। ये क्या होता है, फोकस करता है सैलरी में इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के ऊपर। वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, जॉब चैलेंजेस कैसी हैं, क्रिएटिविटी है, मोटिवेटिंग करना है हमें, ठीक है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो काउंसल करना है, तो वो सारी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या आती है, टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। किसकी, मैनेजर की, सॉरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करना, लेकिन यहाँ पर किसकी होती है, ऑल मैनेजर्स की, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इट कंसीडर्स इम्प्रूव्ड सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। क्या इम्प्रूव कर रहा है ये, सेटिस्फैक्शन, ये किस चीज़ को कंसिडर करता है, सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एज द कॉज ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। कि अगर हमारी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट किस वे में हमें दिखता है, तो उसका रिजल्ट हमें दिखता है कि सेटिस्फैक्शन से दिखता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, उनका मोरल कैसा है, हाई है या लो है, एज द कॉज ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कि उनकी परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूवमेंट में दिख रहा है, तो इसका मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स हम मैनेज जो है वो मैनेजमेंट हो रही है प्रॉपरली। लेकिन डेवलपमेंट में कैसे दिखेगा, इट कंसिडर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एज द कॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सेटिस्फैक्शन, कि इम्प्रूव्ड सेटिस्फैक्शन है, कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश हैं, हमारे जो डेवलपमेंट हम उनकी कर रहे हैं, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो रह के जो है वो खुश हैं, तो इस चीज़ से हमारी क्या मिल जाएगी, हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पता चल जाएगा। क्लियर होगी बात, हाँ जी। हम डेवलपमेंट वाइड है या फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। डेवलपमेंट में तो और मैनेजर्स आ रहे हैं। हाँ मैनेजर्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक हम ये कह के चल रहे हैं ना कि देखो, एक तो मैनेज होना तो मतलब नॉर्मल हम क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मैनेज करके चलना है, जिसके अंदर हम लोग मैनेजर्स को भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट तो सिर्फ एक डेवलपमेंट की एक बात हो रही है ना, ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मैनेज कर रहे हैं तो एफिशिएंटली हमारे सारे गोल्स, इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन, मोरल, उनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ जो है उसको इंक्लूड करके चल रहे हैं।
ऐसा हम ऐसे बोल नहीं सकते कि डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म हो जाएगी या मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म हो जाएगी, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है देखो ऑर्गेनाइजेशन में तो, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे, ये कह रहा है इट कंसीडर द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस कैसे मानेंगे हम कि हमें इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दी तो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारी सेटिस्फेक्शन से, कि वो जो सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं एम्प्लॉयज़ उस डेवलपमेंट की वजह से, उस मैनेजर्स जो हैं, ठीक है। कहाँ थे अब हम, ठीक है ये वाला देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या कह रहा है, देखो ये कहते हैं कि ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि मैनेजमेंट करनी है हमें, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब हम मैनेज करके चल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना तो मतलब किसी और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये, कि सिर्फ मैनेज करें, ठीक है हमने रिक्रूट किया है उनको, हम उनको उनके लेवल्स बता रहे हैं, ठीक है, उनको मैनेज करके चल रहे हैं, उनका काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने सब कुछ चीज़ें उनको बता दी है नॉर्मली। लेकिन डेवलपमेंट जो है उसमें हमारे कुछ सब इंडिपेंडेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं, मतलब ये जो है ये अपने आप में नहीं, एक सिस्टम नहीं है ये, और बहुत सारे सब सिस्टम से मिलके जो है वो तब बना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्या नेक्स्ट टर्म है, वो है हमारी क्या, एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट क्या होती है, एम्पावरमेंट मीन्स होता है अलाउिंग अ पर्सन टू रन, एम्पावरमेंट मीन्स क्या होता है, एम्पावर करना, उसको कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि उसको एम्पावर कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको शक्ति दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, अलाउिंग अ पर्सन टू रन द शो हिमसेल्फ, कि भाई तेरे अंदर जो है वो चीज़ें हैं उसको उभार, ठीक है, कि भाई कर सकता है, हम कहते हैं ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, उसको हम ऐसा इस तरीके से जो है वो मतलब बार बार उसको हम अलाउ कर रहे हैं उस पर्सन को कि वो अपने आप को दिखाए कि भाई उसके अंदर क्या है, टैलेंट उसके अंदर है, क्रिएटिविटी उसके अंदर है। जैसे हम ज्योति को बोलते हैं, ज्योति तू कर सकती है, बोल, पर चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बोलने से ही समझ में आएंगे बात, बोलने से एक बार गलत बोलोगे अगली बार ठीक बोलोगे उस चीज़ को, तो क्या है हम उसको एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्पावर मतलब होता है अलाउिंग अ पर्सन टू रन द शो हिमसेल्फ, और एम्पावर्ड एम्प्लॉय क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं और सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं। एम्पावर हो गया, उनके अंदर शक्ति मिल गई है, उनको समझ आ गया कैसे करना है, तो वो अब अपने आप से क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड बन जाते हैं, उनको पता चल जाता है मुझे कैसे करना है, किस तरीके से जो है मुझे करना है, और वो अपने आप को कंट्रोल भी करना जानते हैं कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या करना है, ठीक है। ये तो पढ़ने वाली बात है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपने आप को जो है अगर एम्पावर हो गए तो उनको पता चल जाता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड हैं कि उनको डायरेक्शन जो है वो यहाँ से मिलनी है, मुझे इस तरीके से काम करना है, मुझे इसके बाद ये स्टेप लेना है, उसके बाद वो करना है, तो वो क्या होते हैं, अपने आप में बन जाते हैं। देयर मस्ट बी म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स, की एम्पावरमेंट हो गई, उसको ये चीज़ समझ आ गई कि हाँ मुझे कैसे करना है और मैं जो है ये काम कर सकता हूँ, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, ठीक है। और एम्पावरमेंट में भी डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, कि सभी लेवल्स के ऊपर उनको क्या दे रहे हैं हम, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं अपने डिसीजन खुद लेने का, क्योंकि हमें पता है कि वो ये काम कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैं जान सकती हूँ कि क्लास में कौन जो है मेरे, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बिहाफ पे जो है मेरा काम कौन कर सकता है, कौन संभाल सकता है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, ये तो आप पढ़ चुके हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है और एम्पावरमेंट में क्या डिफरेंस होगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम अपना क्या, क्या, अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये मुझे ठीक मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सा है ऐसा कुछ, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ये मैं आपको आगे एक HRD की स्ट्रैटेजीज हैं वो करवाऊँगी, एक मिनट वेट करना होगा।